हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय जिन्हें हम अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो अव्यय कैसे शब्द हैं? अव्यय ऐसे शब्द को कहती हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई भी विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ये सदैव अपने मूल रूप में ही बने रहती हैं। तो आइए देखते हैं अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। अब पद परिचय करने से पहले हम इन सबको पहले एक एक करके जानते हैं और एक एक करके इनका पद परिचय समझेंगे। तो पहला हम देखते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात जिनसे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, वो कहलाती हैं क्रिया विशेषण। जैसे इस उदाहरण में देखिए कि राम धीरे चलता है। तो राम कैसे चलता है? धीरे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया ये क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है, यानी कि क्रिया कैसे हो रही है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहती हैं। तो जहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है वहाँ पर प्रायः कौन से शब्द होते हैं? ये जो सचमुच है, अवश्य है, हंसते हंसते, कदाचित आदि, ये सब जो शब्द हैं ये वहाँ पर देखे जाते हैं। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। राम अचानक गिर गया। राम कैसे गिर गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का क्या तरीका है कि हम क्रिया में कैसे लगाएं। अगर कैसे लग के जवाब आ रहा है तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब जब हम किसी भी अव्यय पद का परिचय करते हैं तो हम उसका पहले प्रकार बताते हैं कि कौन सा प्रकार है और फिर उसका क्रिया से क्या संबंध है ये बताती हैं, या किससे संबंध है वाक्य में। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अचानक में, और इसका संबंध किससे है कि ये गिर गया जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। ये दोनों पॉइंट लिखना पद परिचय में ज़रूरी है। अगर आपने किसी एक को लिखा तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक, तो दोनों पॉइंट लिख के आना जरूरी होता है, अव्यय का प्रकार और उससे संबंध। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का पता बताती हैं, यानी कि जो क्रिया है वो कहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे इसका पता कैसे लगेगा? जैसे हमने रीतिवाचक में कैसे लगाया था, इसमें लगाएंगे कहाँ। वह कहाँ बैठा है, वह कहाँ जाता है ना। तो हम कहाँ का जो जवाब आएगा वो शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखिए जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, दूर, पास, दाएं, बाएं, दाहिने इत्यादि इसके शब्द हैं। आइए अब देखते हैं इसका उदाहरण। मोहन किधर जा रहा है? हमने क्रिया में लगाया मोहन कहाँ जा रहा है ना। तो मोहन किधर जा रहा है, तो किधर जो है किसकी ओर संकेत करता है? स्थान की ओर संकेत करता है। तो किधर शब्द किसके अंतर्गत आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब किससे संबंध है इसका? जा रहा है क्रिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका जो अगला भेद है क्रिया विशेषण का वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया जो है वो कब हुई, यानी कि वे अविकारी अव्यय शब्द जो क्रिया के व्यापार के समय का पता बताती हैं। ठीक है, जिनसे क्रिया के व्यापार के समय का पता चलता है
वो क्या कहलाती हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे जहाँ पर इनका प्रयोग होता है तो वहाँ क्रिया से पहले हम क्या शब्द लगे देखेंगे, जैसे आज, कल, परसों, प्रतिदिन, अक्सर, कई बार, हर बार। तो इस तरीके के शब्द जहाँ पर लगे होती हैं और क्रिया में कब लगाने पर जो उत्तर में आता है वो क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं कि तुम बाजार कब जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर कब लगाने पर कब किसकी ओर संकेत कर रहा है? काल की ओर, समय की ओर। तो यहाँ अव्यय का प्रकार कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा पॉइंट जो हमें बताना जरूरी है, संबंध। तो इसका संबंध क्रिया से किससे है? जाओगे क्रिया से इसका संबंध है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा भेद क्रिया विशेषण का, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो वे अविकारी शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, उसकी संख्या का पता चलता है, वो क्या कहलाती हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, जैसे कि बहुत, अधिक, पूर्णतया, उतना, कितना, थोड़ा, ये सब क्या हैं? इसके सब ये परिमाणवाची शब्द हैं जो बताते हैं कि क्रिया का परिमाण क्या रहा। आइए अब उदाहरण देखते हैं। बच्चे एक एक करके चले गए। तो कितने बच्चे चले गए? एक एक करके चले गए। तो अव्यय का यहाँ पे प्रकार कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसका संबंध किससे है? चले गए क्रिया से इसका संबंध है। ठीक, तो इस तरीके से क्रिया विशेषण के चारों भेदों को आपने समझा और इसके साथ ही उनका पद परिचय कैसे किया जाएगा ये भी यहाँ मैंने आपको बताया है और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे अव्यय शब्द हैं वो हमने 5 प्रकार के पढ़े थे, तो उसमें हमने क्रिया विशेषण के चारों भेदों को समझ लिया। अब हम उसका जो दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, उसे समझते हैं। संबंध बोधक अव्यय जो संबंध दिखाती हैं किसके बीच? जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द हैं उनके मध्य जो संबंध दिखाती हैं वो क्या कहलाती हैं? संबंध बोधक अव्यय। तो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाती हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहती हैं। तो जहाँ पर ये संबंध बोधक अव्यय होती हैं वहाँ पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है? के बाद, के कारण, के ऊपर, के नीचे, के साथ, के सहित, ये सारे शब्द वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आइए एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे पेड़ के नीचे बंदर बैठा है, तो इसमें के नीचे, यहाँ पर के नीचे किन 2 शब्दों को जोड़ रहा है? पेड़ संज्ञा शब्द और बंदर संज्ञा शब्द, इन 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जब हम इसका पद परिचय करेंगे तो कैसे करेंगे? अव्यय का प्रकार कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। और संबंध ये क्या है इसका? ये पेड़ और बंदर के बीच संबंध दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय। आपका जो नेक्स्ट भेद आता है अव्यय का वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होती हैं बच्चों? इन्हें हम योजक भी कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ती हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहती हैं। इनके जो शब्द हैं वो क्या हैं? और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, मानो, यानी, तथापि आदि इसके शब्द हैं जिनका प्रयोग करके शब्दों को, वाक्यों को और वाक्यांशों को जोड़ा जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, यहाँ हमने 2 शब्दों को भी जोड़ा है और 2 वाक्यों को भी जोड़ा है और इसके लिए हमने और लेकिन शब्दों का, जो कि क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हैं, उनका प्रयोग किया है। कप और प्लेट ले लो लेकिन तोड़ना नहीं। तो यहाँ पर जो और है वो कप और प्लेट शब्द को जोड़ रहा है और लेकिन 2 वाक्यों को जोड़ता है। कप और प्लेट ले लो एक वाक्य और दूसरा तोड़ना नहीं। तो ये दोनों ही क्या होंगे? संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें और का संबंध क्या है? कप और प्लेट शब्दों के बीच संबंध दिखा रहा है ये। और दूसरा लेकिन जो है, कप प्लेट ले लो
और दूसरा वाक्य तोड़ना नहीं इन दो वाक्यों का योजक है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है और लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय। इसका जो पहला भेद हमने पढ़ा वो था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं? जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख जैसे भावों का पता चलता है वो क्या कहलाती हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। हम देखिए हमारी कुछ सडन फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि हम अरे ये क्या हुआ, छी कितनी बुरी चीज़ है, ओह ये क्या हो गया, अरे तुम कब आए। तो इस तरीके के जो हमारे भावों के अतिरेक को प्रकट करती हैं वो कहलाती हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हमने कोई चीज़ खाई और हमने कहा, हमने सोचा भी नहीं था तो और बाद में खाने के बाद पता चला कि कितनी स्वादिष्ट थी और हमारे मुंह से निकला आह क्या स्वाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आह जो है वो क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। आइए अब इसका पद परिचय कैसे करेंगे। छी छी यह गंदगी, तो यहाँ पर अव्यय का प्रकार कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, अब हम इसका संबंध बताएंगे। तो ये किसकी अभिव्यक्ति कर रहा है? घृणा के भाव की अभिव्यक्ति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। नेक्स्ट जो आपका आता है नेक्स्ट एंड लास्ट वो है निपात। ठीक, अब हमारी एक वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। ठीक है, प्राय हम ये जो तीन इकाइयों को देखते हैं अपने वाक्य में। अब इन पर अगर हमें किसी एक पर बल देना है ना, तो हम क्या करते हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, सा, जी, मत, इस तरीके के शब्दों का हम जो प्रयोग करते हैं। यानी कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करती हैं, उसे विशेष बल देती हैं, उसमें विशेष बल लाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? निपात कहलाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आइए इसका परिचय कैसे करेंगे। पद परिचय। राम ने ही रावण को मारा था। अभी तक आपने क्या सेंटेंस पढ़ा था प्राय कि राम ने रावण को मारा था। अब शंका हो सकती है राम ने मारा था या किसी और ने मारा था, तो हमने अपनी बात पे बल दे के दिया, हमने राम पर बल दिया, कर्ता पर बल दिया और हमने वहाँ पर ही लगाया, तो राम ने ही रावण को मारा था। तो यहाँ पर ही जो है राम को बल दे रहा है, कर्ता की प्रधानता को दिखा रहा है, तो ये क्या है? निपात है। ठीक है, अगर ये रावण से पहले ले जाता, राम ने रावण ही को मारा था, तो क्या हो जाता? कर्म पर बल हो जाता। राम ने रावण को मारा ही था, तो ये क्रिया पे बल हो जाता है। यानी कि ये कर्ता कर्म क्रिया, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त किसी भी पद के साथ लगकर उसे बल प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? अव्यय का प्रकार कौन सा हो गया? निपात, और उसका संबंध ही के प्रयोग से कर्ता राम पर ये बल दे रहा है, कर्ता राम को ये बल प्रदान कर रहा है। तो बच्चों आज आपका ये पद परिचय का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले जो मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का पद परिचय दिया था, मैं समझती हूँ आपने वो कर लिया होगा और आपकी समझ में आ गया होगा। आज ये अव्यय का मैंने पूरा पद परिचय आपको समझा दिया है और आप इसे जब ध्यान से पढ़ेंगे तो, और इसी जैसे मैंने बताया है, उत्तर देने में इन 2 पॉइंट्स को लिखना जरूरी है, उसका प्रकार और उसका संबंध, तो निश्चय ही आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा और ध्यान से इसका पद परिचय करिएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं आपको अति शीघ्र ही उसका उत्तर दूंगी। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।